हेलो बच्चों, कैसे हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज अपना नया चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। क्या नाम बच्चों? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप समझ सकते हो एक अट्रैक्टिव पावर, मीन्स एक आकर्षित शक्ति, इसको आप बोल सकते हो। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास में दो साइंटिस्टों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो केपलर का बच्चों और दूसरा है न्यूटन का। न्यूटन का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। तो न्यूटन का एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास में इस चैप्टर ग्रेविटेशन के अंदर। तो स्टार्टिंग वहीं से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर ग्रेविटेशन जो चैप्टर है इसके अंदर आप जो स्टडी करोगे वो किसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर सब स्टडी जो करेंगे वो करेंगे बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू मासेस। अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि किसके बारे में स्टडी करोगे आप? दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स। किसके बारे में? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मासेस। बिटवीन टू मासेस, कोई भी दो मास हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है बच्चों, उस फोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सिंपल सी बात है, न्यूटन हमारे पास में क्या था कि न्यूटन की कहानी तो सब जानते हो, और ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी छोटी सी कहानी सुनाई जाती है, बट हम वो टाइम वेस्ट नहीं करते। फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया बताते हैं। जब न्यूटन भाई साहब अपने गार्डन के अंदर एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वो एक चिंतन कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही दुखी इंसान थे। बचपन में उसके साथ बहुत सारे दुखद घटनाएं घटी थी, आपको भी पता होगा। तो न्यूटन जब अपने गार्डन के अंदर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो जब वो चिंतन कर रहे थे तो बच्चों उसके ऊपर क्या आके गिरा था? एक एप्पल। क्या गिरा था? एप्पल। इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां बढ़ती हैं। काश उस टाइम पर नारियल गिर जाता तो हमें शायद फिजिक्स इतनी नहीं पढ़नी पड़ती, बट इत्तेफाक से वहां पर एप्पल ही गिरा था बच्चों। तो उसके ऊपर एप्पल गिरा था, तो उसने सोचा था कि ये जो एप्पल पेड़ से टूट कर ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, दाएं बाएं क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आया। तो उस टाइम पर हमारे पास में न्यूटन भाई साहब ने आइडिया लगाया कि कोई ना कोई चीज तो है जो इस एप्पल को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रही थी। वो बोला कि मेरे पास में तो इतनी शक्ति नहीं है, इतनी पावर नहीं है, मैंने एप्पल को खींच लिया अपनी तरफ अटैक कर लिया हो, इतनी पावर तो है नहीं मेरे पास में। तो फिर हमारे पास में उसने यहां से एक लॉ दिया बच्चों। उसने कहा कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो मास है, कहीं पर भी दो मास हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। और उस फोर्स को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एप्पल हमारे पास में नीचे की तरफ गिरा क्योंकि अर्थ भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी है और उसका कुछ मास है, और अर्थ का मास एप्पल के मास को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो वहां से टूटा तो वो एप्पल नीचे की तरफ आया। क्लियर है बात है? तो इस चैप्टर के अंदर ग्रेविटेशन के अंदर यही पढ़ना है। तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मासेस, बिटवीन टू मासेस, ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो यहां पर आपको मैंने कहानी बताई। तो न्यूटन ने कहा कि कोई भी दो मास हैं इस ब्रह्मांड में, कोई भी दो मास हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में यहां पर न्यूटन भाई साहब ने हमें एक लॉ दिया बच्चों, उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलेंगे बच्चों। हमारे पास में यहां पर न्यूटन ने एक लॉ दिया, उसको बोलेंगे बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन के अंदर बच्चों न्यूटन ने हमें एक लॉ दिया। सर बार बार न्यूटन का नाम आ रहा है, शायद उसी टाइम पर एप्पल की जगह पर नारियल गिरता है, तो बच्चों कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन ने कहा कि आपके पास में इस यूनिवर्स में कोई भी दो मास हैं, कोई भी दो मास हैं, जैसे ये दो मास हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। सर इनके बीच अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, इनको छोड़ दे रही है तो एक दूसरे की तरफ नहीं भाग रहे हैं। क्यों नहीं भाग रहे हैं? क्योंकि इनके बीच लगने वाली वो अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही कम है बच्चों, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। क्लियर है? तो ये फोर्स क्या है, कितनी होती है, कब लगेगी, वो देख लेते हैं। तो न्यूटन ने कहा कि हमारे पास में अगर कोई भी दो मास है, कोई भी दो मास, जैसे एक मास ये है हमारे पास में और एक मास ये है हमारे पास में, अगर आपके पास दो मासेस हैं, मास m1 और मास m2, और उन दोनों मासेस को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाता है, कंसीडर r। दो मास और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? r। कितनी है? r। तो न्यूटन ने कहा कि ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का मतलब मास m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और मास m2 m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मास m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बच्चों, इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बच्चों, ठीक है। और m2 मास m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बच्चों, अपनी तरफ। ये दोनों मासेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों। इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स बोलेंगे इसको हम? ग्रेविटेशनल फोर्स हम इसको बोलेंगे। अच्छा भाई, ये फोर्स क्या होती है? तो न्यूटन ने कहा कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। क्या कहा उसने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, is directly proportional to the product of masses। इन दोनों का मास कुछ है, इनके बीच लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स मान लेते हैं F। कितनी मान लेते हैं? F। मास m1 m2 को अट्रैक्ट कर अपनी तरफ, कितनी फोर्स से? F फोर्स से। और ये वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इसको, F फोर्स। ये दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों फोर्स इक्वल होती हैं। अब मास m1 m2 को खींच रहा मान लो 10 न्यूटन से, तो m2 भी m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कितनी फोर्स से? 10 न्यूटन से बच्चों। कितनी न्यूटन से? 10 न्यूटन से। बोलो क्लियर है? 10 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो ये बोला कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, ये रिपल्सिव नहीं हो सकती। यानी कि दो मास हमेशा कभी भी कभी रिपेल कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोनों फोर्स जो होंगी वो हमेशा क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी बच्चों। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास में है, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 into m2। मतलब इन दोनों मास का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, इनके बीच लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी बच्चों। क्लियर, समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ मास जितना ज्यादा होगा, इनके बीच लगने वाली फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी बच्चों। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि ये हमारे पास में 1 kg मास का मास है और ये हमारे पास में 10 kg मास है बच्चों। क्या 1 kg वाला मास 10 kg को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? यस सर। क्या 10 वाला भी 1 kg को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? तो यस सर। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 10 kg वाला 1 kg के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन, मान लो 10 न्यूटन, तो क्या ये इसके ऊपर कितनी लगाएगा? 10 लगाएगा, कम लगाएगा या ज्यादा लगाएगा? तो आपके मन में आएगा कि ये वाला सर मास ज्यादा है, तो इस मास को 10 न्यूटन से खींच रहा अपनी तरफ, तो ये वाला इसको कम फोर्स से खींचेगा। ऐसा नहीं है, ये दोनों फोर्स इक्वल होती हैं, क्योंकि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मास 1 into 10 उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना एक आइसोलेटेड मास के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। किसी एक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब 10 kg वाला 1 kg को अपनी तरफ खींच रहा 10 न्यूटन से, तो ये भी 10 न्यूटन से ही इसको खींच रहा होगा। बोलो क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ठीक है। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड दिस फोर्स इज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between masses। इन मास के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब बच्चों दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली समझ रहे हो ना? इनवर्स का मतलब अगर r आप बढ़ाओगे, r की वैल्यू बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, और r की वैल्यू जितना कम करोगे फोर्स की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। मतलब दो मास को अगर आप जितना पास लेके आओगे डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स की वैल्यू, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी बच्चों। अगर आप दो मास को ज्यादा दूर पर ले जा रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इनके बीच की फोर्स जो होगी वो कम हो जाएगी। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो ये दो फैक्टर हमें मिले,
ये हमें दो फैक्टर मिले, यूनिवर्सल फैक्टर मिले हमारे पास में, ये दो फैक्टर न्यूटन को मिले। उन दोनों फैक्टर को उसने क्या कर दिया बच्चों, कंबाइन कर दिया। उसने देखा कि अब अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूं बच्चों और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, तो इन दोनों इक्वेशनों को आप कंबाइन कर दीजिए। तो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्या आपको दिखाई दे रहा है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ठीक है, m1 m2 बाई आर। हो चलो बच्चों, दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से, बिल्कुल ओके, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यानी कि ये वैल्यू जो है जितनी ज्यादा होगी इनके बीच लगने वाली फोर्स उतनी ज्यादा होगी। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को जब इक्वल में कन्वर्ट किया जाता है, अरे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल क्या बताता है कि ये फैक्टर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अब ये घटेगा तो ये घटेगा। इसमें ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बताता है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब उसको हम यानी कि यहां पर एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं हम, और हम चाहते हैं कि यहां पर प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल की जगह पर इक्वल हो। और जब कभी भी अगर प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को इक्वल में बदला जाता है बच्चों, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है हमेशा वहां पर। क्या आती है कि कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो जब आपने इसको इक्वल में कन्वर्ट किया तो यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है बच्चों, और ये आई है जी। क्या आई है, जी। क्या है बच्चों, जी। और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बोलो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और पूरे यूनिवर्स के अंदर ये कांस्टेंट रहेगी। अब कोई भी दो मास के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला हो गया बच्चों जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर हो गया। अब दो मास कहीं पर भी हो, चाहे उनको पानी में डुबो दो, चाहे उनको अल्कोहल में रख दो, चाहे एटमॉस्फेयर में रख दो, जो कहीं पर वैक्यूम में रख दो, अट्रैक्टिव यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। तो इस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता कि आपने किस मीडियम में वो दो मास रखे हुए हैं। समझ आ रही बात, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला मिल गया बच्चों। क्या मिल गया बोलो, सोचो, याद करो इसको। F इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये आपको किसी भी टाइम पूछा जाए तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ज्यादा मुश्किल है नहीं हमारे पास में। आप हो सकता है कि छोटी क्लासेस में और भी आपने इसको पढ़ा होगा। अब ये जी जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, क्या सर इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है? तो यस, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। तो वीडियो को पॉज करो बच्चों, इसको नोट करो और आगे की तरफ बढ़ते हैं। नोट करो इसको जल्दी से, हो गया नोट, क्लियर है? चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमें न्यूटन ने बताया, और न्यूटन ने हमें एक फॉर्मूला भी दे दिया। ये कहानी तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गई। बिल्कुल क्या हो गई? आसान। देखिए बच्चों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कई बच्चों ने कहा कि सर क्लास में हम दो स्टूडेंट बैठे हैं, हम तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, वो वहीं बैठा है, वो ये ऐसा थोड़ी वो दो, क्योंकि हमारे भी तो कुछ मास हैं, हम एक दूसरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहे? भाई हम एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी हम ऐसे जा रहे हैं, वो यहां से जा रहे हैं, हम पास से गुजरे तो अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? ठीक है, चलो उसका भी देख लेते हैं क्यों अट्रैक्ट नहीं किया। तुम तो ठहरे परदेसी, देखो बच्चों क्यों नहीं करते। चलो बच्चों, यानी कि दो मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फॉर्मूला Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। अब बात आती है बच्चों जी की, किसकी वैल्यू? जी की। जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछ भी लेता है। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर -11। अब यूनिट क्या होगी निकाल लेते हैं। कहां से बच्चों? यहां से, देखिए यहां से। आप जी का वैल्यू निकालो, क्या आएगा? जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वेयर, एफ इंटू आर स्क्वेयर बाई m1 m2। ओहो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर स्क्वेयर, आर एक डिस्टेंस है, आर एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। मास की यूनिट बोलो केजी, इसकी भी केजी, तो केजी स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ जी।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं केजी की पावर -2। दिस इज द वैल्यू एंड यूनिट ऑफ कैपिटल जी। फिर से बता रहा हूं आपको, कैपिटल जी क्या है बच्चों? कैपिटल जी हमारे पास में है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी यूनिट क्या होगी हमारे पास में? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर। क्लियर है? समझ आ रही है अच्छी तरीके से? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद होनी चाहिए आपको, याद होनी चाहिए, याद कर लो फटाफट साथ के साथ में ही। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास। अच्छी बात, नोट कर लें इसको, ठीक है? तो बच्चों कोई भी दो मास है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इक्वल फोर्स से करते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता लग गया। एक सिंपल सी बात है, ठीक है? एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। चलो, अच्छी बात है, ये मान लें क्या है, ये हमारा राम है, एक यहाँ पर हमारे पास में मान लो ये कौन है? श्याम। कौन है? श्याम। श्याम बोला कि मेरा मास 5 kg है, ये बोला नहीं मेरा मास तो 2 kg ही है, और ये दोनों बैठे हुए थे, इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर थी। बताओ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? अब बोला राम भी बैठा मेरे पास में 1 मीटर दूर, और श्याम बैठा एक दूसरे से बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे अट्रैक्ट? चलो देखते हैं। चलो बच्चों, क्या आप बताइए, क्या राम श्याम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? यस। क्या श्याम राम के ऊपर इधर एक फोर्स लगा रहा है? एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगी इनके बीच की। G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास m1, मास m1 बोलो राम का मास कितना है? 5 इंटू श्याम का मास बोलो 2 बाय आर स्क्वायर, आर मतलब 1 का स्क्वायर। क्लियर है? 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10। अच्छी बात है, 10। अच्छा एक बात बताओ, इसको लिख सकता हूं, ये तो 1 ही हो गया। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10, 10 की पावर तो +1 है, और माइनस का 11 प्लस का 1, तो 10 की पावर -10 बचेगा। तो इनके बीच लगने वाली फोर्स बच्चों 6.67 इंटू 10 की पावर -10, और नीचे लेके जाओगे तो +10 हो गया बच्चों। अच्छा, +10 का मतलब क्या है? 6.67 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो हुआ ना। अब एक बात बताओ, इनके बीच जो लगने वाली फोर्स आई वो कितनी आई? 10 के बाद डेसिमल लगाओ ना, देखिए 6 7, ठीक है, 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर ये भाई राम और श्याम के बीच लगने वाली फोर्स कितनी है? 0.00000000667 न्यूटन। अब ये फोर्स कितनी है? अप्रोक्सीमेट दिस फोर्स इज इक्वल टू 0। ये फोर्स लगभग 0 के इक्वल है। ये फोर्स लगभग 0 के इक्वल है बच्चों। ये फोर्स ना के बराबर है, इसलिए हम उस फोर्स को महसूस नहीं कर पाते। इससे ज्यादा फोर्स हो सकता है कोई मच्छर आए और टक्कर मारे तो शायद हमें लग सकती है ये फोर्स। अब एक बात, तो हम बैठे हुए कहीं पर, एक छोटे सा मच्छर आया और किसी ने आया जबरदस्त तरीके से पीछे से मान लो धक्का लगाया, उसने फोर्स लगाया, क्या आपको फील हो पाएगा वो फोर्स? नो, नहीं हो पाएगा ना। तो ये फोर्स बहुत कम होती है। राम और श्याम के बीच में फोर्स तो लग रही है बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स तो है, बट वो इतनी कम फोर्स है कि हम उसको फील नहीं कर पाते। क्लियर है? तो हमें ये फोर्स कब देखने को मिलती है? जब इन दोनों बॉडीज का मास का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि सन है, अर्थ है, मून है, इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। हमारे बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इंपॉर्टेंस से नहीं रखता है। क्लियर है? समझ में आई बात? हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते? बोलो, करते हैं, बट हमारे बीच लगने वाली वो फोर्स इतनी वीक होती है कि हम उसको जनरल लाइफ में फील नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें महसूस ही नहीं होता कि हमारे बीच एक फोर्स भी लग रहा है, बट एक्चुअली वो फोर्स लगता है, बट वो बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको फील नहीं कर पाते। बोलो बच्चों, क्लियर है? चलो एक सवाल कर लेते हैं, एनसीईआरटी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं।
समझ में आ रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तुम मिले हम मिले एक दूसरे के। चलो बच्चों, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, आगे की तरफ मुंह करते हैं। चलो अब एक बात बता, सवाल ले लेते हैं। जैसे एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम आपको दे रखा है, देखो क्या कहता है ये हमारे पास में। तुम मिले, द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ आपको दे रखा है 6 इंटू, याद भी होना चाहिए, 6 इंटू 10⁻24 kg, एंड मास ऑफ मून, और मून का मास आपको दे रखा है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। और ये कहता है बच्चों द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, और ये मून की और इसके बीच की भी डिस्टेंस आपको याद होनी चाहिए, 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर होती है बच्चों, ये इनके बीच की डिस्टेंस। तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कैलकुलेट करना। समझ में आ रही बात। यहां पर एक जैसे ये हमारे पास में हमारी अर्थ हो गई, ये हमारे पास अर्थ है हमारी, और ये हमारा मून हो गया बच्चों, और इनके बीच की डिस्टेंस आपके पास r है, तो इनके बीच लगने वाली फोर्स, फॉर्मूला बोलो क्या होता है, Gm1m2/r²। तो g की वैल्यू पुट कर दो 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ रख देते हैं 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 बाय आर का स्क्वायर यानी कि 3.84 इंटू, एक बच्चा ध्यान में रखो, ये सॉरी आर किस में दे रखी है, किलोमीटर में, सॉरी किस में दे रखी, किलोमीटर। मीटर बनाने पड़ेंगे इसके, ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करो। जितने भी सवाल आप सोल्व करो तो आप एक बात ध्यान में रखना, MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, M का मतलब मीटर, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड, यानी कि सारी डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए, मास किलोग्राम में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर इनमें नहीं है तो कन्वर्ट करो बच्चों इनटू, अच्छा इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने होते हैं बोलो, 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.84 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। मैं यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करूंगा वैसे बच्चों, ठीक है ना। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, कहां गया कैलकुलेटर, ये रहा बच्चों। सबसे पहले क्या करना आपको, इनका प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा, यानी कि 6.67 इंटू 6, फिर उसकी मल्टीप्लाई करना है 7.4 के साथ, 7.4 के साथ, ये आया 296, यहां लिख लेता हूं 296.148 इंटू, देखिए 10⁻24 और 22 कितना हो जाएगा, ऐड कर दोगे ना, प्लस का है कि कितना हो जाएगा 646, इस 11 माइनस का है तो माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आया हमारे पास में 35, तो 10⁻35 प्लस बाई, बोलो कितना आया। अब 3.84 का स्क्वायर कर देते हैं, किसका बोलो, 3.84 का स्क्वायर कर देते, 3.84 का बच्चों, तो आया 14.74 इतना ही ले लेते हैं, और इनटू में 10⁸8 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना आपस में, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा 16। तो इस वैल्यू को इससे डिवाइड करते हैं बच्चों, चलो कर लेते हैं, कितनी है 296.148, क्लियर है। और इसको डिवाइड किया मैंने 14.74 से, तो ये वैल्यू आई 20.09, कितना आया 20.09 इंटू, अब 16 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस का होगा, और 35 में से 16 माइनस कर दो, कितना बचेगा बच्चों 19, तो 10⁻19, तो ये फोर्स आया, दिस फोर्स इज न्यूटन। यूनिट क्या होती है फोर्स की, बोलो न्यूटन। क्या होती है फोर्स की यूनिट, बोलो न्यूटन। तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया, बिल्कुल अच्छे से आया, ठीक है, नोट कर लो बच्चों इसको।
29। और भी आप सोल्व कर सकते हो, इस डेसिमल को इधर लेके आओगे तो इसको 2.0 लिखोगे, ये 20 है, अब 2 पॉइंट इस डेसिमल को इधर ले आओ 2.0, तो वैल्यू कम होगी तो इधर बढ़ा देंगे 2.009 इंटू 10⁻20 न्यूटन भी लिखा जा सकता है। खैर ये हमारा आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? नोट कर लें बच्चों, इसको जल्दी से नोट कर लें। जैसे आगे एनसीईआरटी क्वेश्चन देखा, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप यूनिवर्सल लॉ क्या है बता सकते हो? मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको वही बताया था कि कोई भी दो मास होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। बच्चों आपको इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे तो कोई भी दो मास है उनके बीच लगने वाली फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी दो बॉडी है उनके बीच लगने वाला फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक सिंपल सी बात और बताता हूं, एक सिंपल सा सवाल और करवाता हूं आपको, ठीक है? अब एक बात समझो ध्यान से, पहला एक छोटी सी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी वो बता देते हैं आपको। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? जो आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा आपने, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। कई बार पूछ लेता है राइट 2 इंपॉर्टेंस या 3 इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले आपको बताता है ये फील्ड फोर्स है बच्चों। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो फोर्स होता है उसको मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए हमें। फर्स्ट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये फील्ड फोर्स होते हैं, जैसे आपको पढ़ाया जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ध्यान में रखें। पहली बात तो बताता हूं, दिस फोर्स, दिस इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब समझ गए होगे आप? मतलब ऐसा है कि दो मास हैं, ये मास है, एक ये मास है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या इन दोनों बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है उसके लिए कोई कंपलसरी रूल है क्या? ये दोनों आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए? नो, ये कांटेक्ट में हो या ना हो इनके बीच फोर्स लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपस में कांटेक्ट में हो, ये जरूरी नहीं है आपस में कांटेक्ट में हो, ये इसकी, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये फील्ड फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? फील्ड फोर्स। ओके, दूसरा दिस फोर्स, यानी कि दिस लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था आपने, तो ये जो लॉ है किस लॉ को ओबे करता है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो यानी कि यहां पर आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ग्रेविटेशनल लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फोर्थ चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि मोशन का थर्ड लॉ क्या है। तो हमारे पास में थर्ड लॉ ये था, हमारे पास में न्यूटन ने कहा था कि अगर आप किसी एक बॉडी पर एक्शन करते हो तो वो बॉडी आपके ऊपर एक रिएक्शन करेगी। मतलब ये हुआ कि एक्शन एंड रिएक्शन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स क्या है इसका? अगर आपके पास में ये एक बॉडी मान लो, इसका कुछ भी मास है m1, एक मास है ये है हमारे पास में, मास m2 है। अब मास m1 m2 को अपनी तरफ खींच रहा है, कितनी फोर्स से? मान लो f से, तो f2 भी f1 को अपनी तरफ खींच रहा है f फोर्स। ये दोनों फोर्स इक्वल फोर्स होती है पहली बात, और अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी। दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, और दो अलग अलग बॉडी पे लगती हैं। ये फोर्स इस पे लग रही है, ये फोर्स दो अलग अलग मास पे लगने वाली फोर्स है। ये मान लेता हूँ इस फोर्स को F1, इसको मान लेता हूँ F2। F1 और F2 दोनों इक्वल फोर्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग बॉडी पे लग रही है, और दोनों का नेचर एक ही है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये नहीं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कोई मैग्नेटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई और फोर्स आ गया, नहीं, एक ही फोर्स, एक ही नेचर फोर्स का है। तो इनको दोनों फोर्स को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर बच्चों। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए पहले बच्चों आपको, ठीक है? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। क्लियर है? ठीक है। और मैं आपको ये बता देता हूं, इसी फोर्स की वजह से आपका जो मून है, आपका जो मून है वो किसकी तरफ रिवॉल्व कर रहा है? किसकी तरफ रिवॉल्व कर रहा है बच्चों?
किसकी तरफ? अच्छा एक बात बताओ, इंपॉर्टेंस दो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। किसको? न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। एंड दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द मासेस, ये भी बात पता होना चाहिए। दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन मासेस। अब उन दोनों मास के बीच क्या मीडियम है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। वो फोर्स हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या रहता है बोलो? कांस्टेंट। क्लियर है? अच्छा, कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं होता तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होना इम्पॉसिबल था। हम अर्थ के साथ बंधे हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अदरवाइज क्या होता कि मैं ऐसे छलांग लगाता, अगर अर्थ के बीच और मेरे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है तो हम चले जाते भाई बाहर स्पेस में, है ना। हम अर्थ से बंधे हुए हैं, हम अर्थ के साथ चिपके हुए हैं। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? ये भी नोट कर लेना बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देखिए कैसे, मैं आपसे कहता हूं ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई यहां पर है, तो अर्थ क्या कर रही है रियलिटी में? आपका अर्थ, इस अर्थ, पूरी अर्थ का कुछ मास है, ठीक है। ये अर्थ क्या कर रही है आपको? अर्थ आपको, आपके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अपनी तरफ पुल कर रही है। अगर कोई भी चीज यहां पर, मान लो आप यहां पर ऐसे खड़े हो, मान लो, तो आपको अपनी तरफ खींच रही है। यहां पर हो आज तरफ, तो मतलब आप अर्थ से बंधे हुए हो। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कोई भी मून, ये मून है हमारे पास में, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। आप कहोगे कि अर्थ के ऊपर मून क्यों नहीं गिर जाता? अगर मून के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून बटे में इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है। यानी कि अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्यों? तो मून क्यों नहीं गिर जाता हमारे पास में अर्थ के ऊपर? क्योंकि अर्थ के चारों तरफ मून कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है बच्चों। और जब कोई मास आपस में सर्कल कर रहा है, क्या कर रहा है? सर्कल, तो बच्चों सर्कल से आउट मतलब बाहर की तरफ उसके ऊपर एक फोर्स लगता है बच्चों, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। इसको बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, याद रखना आप। कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमने देखा होगा ना, कई बार क्या होता है, एक रस्सी से पत्थर बांध के ऐसे घुमाते हैं, है ना, और पत्थर की अगर स्पीड बढ़ा दें, तो स्पीड बढ़ाने से क्या होता है कि स्पीड बढ़ गई ना, v की वैल्यू बढ़ गई, तो mv²/r, ये फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, ये फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और ये फोर्स की बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स बढ़ जाएगी, तो पत्थर रस्सी को टूट के छोड़ के भाग जाता है, तोड़ के भाग जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने से बाहर की तरफ लगा। जब भी कोई पार्टिकल बच्चों सर्कुलेट करता है, तो उसके चारों तरफ, उसके बाहर की तरफ, आउटसाइड में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। 11th क्लास में इसको डिटेल से पढ़ा जाएगा, अभी आप याद रख लो इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगा रही है अपनी तरफ, वो फोर्स लग रही है ये G(m1m2/r²) ग्रेविटेशनल फोर्स। रियलिटी में ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। ये दोनों फोर्स कैसे होते हैं? इक्वल। दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। ये बैलेंस फोर्स होते हैं, तो मून के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 होती है। इसलिए मून ना तो अर्थ के ऊपर गिरता है, और इस फोर्स की वजह से ना बाहर जाता है, वो कंटिन्यूअसली अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। कंटिन्यूअसली अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करता रहता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहे हैं, अपनी अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है। सन हमारी अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सन का कुछ मास है, वो भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। बच्चों वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो अर्थ सन के ऊपर क्यों नहीं गिर जाती? क्योंकि अर्थ भी रुकी हुई नहीं है, वो भी रिवॉल्व कर रही है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है। तो अर्थ के ऊपर भी बाहर की डायरेक्शन में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है जो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है, इसलिए वो रिवॉल्व। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई भी प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट हैं, ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये उस मतलब कोई भी सैटेलाइट हमारे प्लैनेट पे क्यों नहीं गिर रही है? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बच्चों, उसकी वजह से नहीं गिर पाते। हाँ, अगर कोई कहेगा कि मून चलना बंद कर दे, रेस्ट पे आ जाए,
अगर ये मून चल रहा है, मून रुक जाए एक टाइम के लिए, बिकम्स एट रेस्ट, तो स्पीड इसकी 0 हो गई, v की वैल्यू 0 हो गई। v की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा फोर्स 0 हो गया, तो ये फोर्स 0 हो गया, तो ये फोर्स काम करेगी, तो मून अर्थ पे आके गिर जाएगा, मून अर्थ पे आके गिर जाएगा। समझ आ रही बात? क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब समझ में आया? जब हम किसी भी पार्टिकल को सर्कल करवाते हैं, देखिए हमारा मान लो ये कोई धागे से बांध के, जिसकी r लेंथ मान लेते हैं, यहाँ पर एक पत्थर बांधा हुआ जिसका मास m है, और इसको हम इस तरीके से रिवॉल्व करवा रहे हैं, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका मास m है, तो इसके ऊपर बाहर की तरफ बच्चों एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं mv²/r, वेयर v इस पत्थर की ये स्पीड है बच्चों। अब कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं यहाँ पर तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, सिर्फ बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, ये पत्थर इसको तोड़ के भाग क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इस रस्सी के अंदर बच्चों एक खिंचाव है, जिसको आप टेंशन बोलते हो, इधर लगेगा, रस्सी के अंदर आने वाला जो ये खिंचाव है, जिसको टेंशन बोलते हो, क्या बोलते हो आप? टेंशन। ये खिंचाव जो है ये इस फोर्स को बैलेंस कर लेता है, और एक स्पीड हम तेज कर देंगे, बहुत तेज रफ्तार स्पीड कर देंगे इसकी, मान लो v बहुत बढ़ जाए, तो ये v बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये फोर्स बढ़ जाएगी, तो टेंशन फोर्स इसकी एक लिमिट होती है, एक रस्सी के अंदर कितना टेंशन मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है ना? तो उससे ज़्यादा अगर ये फोर्स होगी तो उस टेंशन इस रस्सी को, इस पत्थर को रोक नहीं पाएगा, उस टाइम पे रस्सी टूट जाएगी। आप टेंशन से ज़्यादा फोर्स लगाओगे, समझ में आ रही बात? हम रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी के अंदर एक टेंशन आता है ना, उसको टेंशन बोलते हैं, यानी कि एक खिंचाव बोलते हैं बच्चों। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? ठीक है बच्चों, तो ये होती है, इस फोर्स को हम बच्चों बोलते हैं, जो आउटसाइड में लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ये हमेशा इस रेडियस से अवे होती है, ये जो रेडियस होगी ना सर्कल की, रेडियस से अवे लगती है बिल्कुल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी वजह से मून जो होता है या कोई भी सैटेलाइट अर्थ के ऊपर नहीं गिरते हैं, ठीक है ना? अब अगर हमारे पास में ये अर्थ होती, ये मून होता, तो इनके बीच में रस्सी तो है नहीं, बट ये अर्थ मून को अपनी तरफ एक खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, Gm1m2/r² से। अब ये दोनों फोर्स क्या हो जाती हैं? बैलेंस। क्या हो जाएंगी? बैलेंस। क्लियर है? क्लियर है बात? समझ में आ रही है? और सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है हमारे पास में एटम के अंदर। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, ठीक है ना? वो भी कुछ इस तरीके से ही रिवॉल्व करता है, वहाँ पर भी दो फोर्स लगती हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगती हैं बच्चों। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दो मास आपको दे दें, कुछ भी डिस्टेंस उनके बीच की, तो आप फोर्स तो निकाल ही सकते हो, उनके बीच क्या निकाल सकते हो? फोर्स। अच्छा, फोर्स की जो यूनिट है वो क्या यूज करोगे आप? फोर्स की जो यूनिट है वो क्या यूज करोगे? वो करोगे आप न्यूटन। क्या यूज करोगे? न्यूटन। कई बार ये जो फोर्स आपको जैसे वेट की फोर्स है वो दे देता है कई बार केजी वेट। क्या दे देता है? केजी वेट। इसकी फुल फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट, ये बात याद रखोगे। 1 kg वेट बराबर होता है 9.8 न्यूटन। ये बात याद रखना, याद रखें। फोर्स कई बार आपको देता है वो केजी वेट में भी दे सकता है, तो 1 kg वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। केजी वेट दे रखा है फोर्स आपको, तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ आ रही है? ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक नई वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं बच्चों आज। देखो कैसा, एक नई वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं, और वो नई वैरायटी का क्वेश्चन क्या है देखिए, वो है बच्चों हमारे पास में ये। पहली बात तो आपको सबसे पहले आपने एक चीज पढ़ी होगी, उसको बोलते हैं डेंसिटी। मैं कोई रिलेटिव डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल डेंसिटी की बात कर रहा हूं। डेंसिटी इसको आपने पढ़ा हो तो घनत्व इसको बोलते हैं। डेंसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? घनत्व इसको बोला जाता है। तो डेंसिटी क्या होती है? अब कोई भी डेंसिटी, किसी भी चीज की डेंसिटी निकालनी, कोई भी सब्सटेंस है, मान लो कोई भी पदार्थ है मेरे पास में, जैसे कि मेरे पास में एक टब है और इस टब के अंदर क्या भरा हुआ? पानी भरा हुआ है। इस टब है और टब के अंदर क्या भरा हुआ है? वाटर। क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है।
पानी, जल भरा हुआ है और इस जल का कुछ मास है, उस जल का कुछ मास होगा 5 केजी 6 केजी कुछ भी होगा मास, और इसका कुछ वॉल्यूम होगा। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ही इसकी क्या होगी, डेंसिटी। क्या होगी बच्चों, डेंसिटी होगी। याद रखना, आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है, इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों रो से, डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। किसी भी बॉडी की डेंसिटी निकाल रहे हो उसको रो से रिप्रेजेंट करोगे। रो बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप कहोगे सर ये तो पी दिखाई दे रहा, पी ऐसा होता है ना बच्चों, इसको थोड़ा सा ऐसे बैंड कर, ऐसे देखो नीचे थोड़ा सा याद कर लो इसको। क्या बोलोगे आप इसको, रो। क्या बोलोगे, ये कोई इंग्लिश का हमारे पास में अक्सर नहीं है, सोचो आप रो, हमने कभी सुना ही नहीं, कभी क्या पी तो नहीं है, ये रो है बच्चों। क्या ये रो। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे, रो से। जैसे मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। रो बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा इसकी यूनिट और बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी, यूनिट देखिए, मास की यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम की होती है क्यूब मीटर। तो यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर क्यूब मीटर, केजी पर क्यूब मीटर। जैसे अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है बच्चों 10⁻³ केजी पर क्यूब मीटर। ये भी याद होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 क्यूब मीटर पानी ले लो, 1 क्यूब मीटर मतलब एक ऐसा टंकी बना लो। देखो एक क्यूब ले लिया मैंने, क्या ले लिया, एक क्यूब। ये क्या आपका क्यूब, और इसकी लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है, हाइट भी 1 मीटर, यानी कि इसकी साइड आपको 1 मीटर है। तो सबको पता है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1 की पावर साइड का पावर क्यूब, यानी कि 1 क्यूब मीटर। तो इसके अंदर जो पानी होगा, अगर इसके अंदर पानी भराया जाए तो उसका जो मास होगा बच्चों वो होगा 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम पर क्यूब मीटर। समझ में आ रही बात है, ये डेंसिटी होती है। तो पानी की डेंसिटी क्या होती है, 10⁻³ केजी पर क्यूब मीटर, पर क्यूब मीटर। समझ में आई बात है, नोट कर लें इस बात को, नोट कर लें इस बात को। डेंसिटी क्या होती है, फिर रिलेटिव डेंसिटी भी पढ़ाऊंगा मैं लास्ट में इस चैप्टर के, ठीक है। फिलहाल इसका एक यूज है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ठीक। घबराना मत, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो, फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो, और उसकी डेंसिटी रो दे। 2 स्पेयर है बच्चों, एक स्पेयर ये रहा है, ठीक है, और एक स्पेयर ये रहा। 2 स्पेयर है मेरे पास में, दोनों की डेंसिटी रो है। अब ये बोला गया कि इसकी जो रेडियस है वो 2r है और इस स्फीयर की रेडियस है वो r है। इसका कुछ मास होगा m1, इसका भी मास होगा कुछ m2। तो ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों। अब ये बात कि दोनों 2 बॉडी हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं 2 मास। अब उनके बीच की डिस्टेंस क्या लें, तो बच्चों अगर ये दोनों पॉइंट मास ना ओके, एक बड़ी बड़ी बॉडी अगर है हमारे पास में, जैसे स्फीयर है, क्यूब है, ठीक है ना। जैसे आपने मून और अर्थ के बीच फोर्स निकाला था, तो वो जो डिस्टेंस थी मून के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ली जाती। तो आपको इन दोनों बीच फोर्स निकालनी है, तो इन दोनों की बॉडी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये r होगी हमारे पास। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जो हो जाएगा बच्चों वो होगा G m1 m2/r²। ठीक, m1 कैसे निकालें, मेरे को पता है इसकी भी डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो है, और इसकी डेंसिटी निकालें। इसकी डेंसिटी क्या होती है, मास, इसका मास तो m1 माना है बाय वॉल्यूम।
क्या होता है डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बताना मेरे को? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है इसका रेडियस? 2r, तो 2r का क्यूब। इस वैल्यू को इधर ले आते हैं तो मास m1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 पाई 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8r क्यूब इनटू में कितना? रो। ये वैल्यू आई। क्लियर बात? ये मास आ गया। इस वैल्यू को पूरी को इधर ले आए। इसी तरीके से इसकी भी डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको? रो। वही क्या हो जाएगी? इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसकी? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मास m2 कितना आ जाएगा? इसके इधर ले आए, मल्टीप्लाई करो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? जी m1 की वैल्यू देखो ये रही, कितनी है? 4/3 मल्टीप्लाई कर दो 8 की और 4 की, कितना हो जाएगा? 32/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। मास m1 इंटू मास m2 बच्चों, ये मास देखिए कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बाई आर क्यूब, आर का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये पता है मेरे को, इसकी रेडियस 2r और ये r, तो डिस्टेंस हो जाएगी इनके बीच की 3r। कितनी हो जाएगी बच्चों? 3r। तो यहाँ पर 3r रख देते हैं, 3r का स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू जो आई हमारे पास में वो देखिए कितनी आई। इसकी मल्टीप्लाई करो 4 की और 32 की, यह आ जाएगी 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12 जी पाई और पाई हो जाएगा पाई का स्क्वायर, r की पावर 6, 3 और 3 6, रो और रो हो गया ये रो स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर हो गया 9, कितना हो गया? 9 और r स्क्वायर 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी तो वैल्यू बचेगी 128 जी पाई स्क्वायर r की पावर 4 रो स्क्वायर बाय 9। ये फोर्स। तो इन दोनों स्फीयर के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है बच्चों? समझ आ रही है बात है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी। कई बार आपको डेंसिटी दे देगा, मास नहीं दे रखा तो मास कैलकुलेट कर लेंगे किस फॉर्मूले से? क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से मास का फॉर्मूला हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। क्लियर है? सवाल अच्छा था, नोट कर लें। सवाल अच्छा हमारे पास में, नोट कर लें बच्चों इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों इसके ऊपर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो नोट जरूर कर लेना इसको भी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो, तुम चले हम चले एक दूसरे के लिए। चलो बच्चों, अब देखें क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन ये कहता हूं, if force of attraction between two masses is 1 न्यूटन। अगर दो मास हैं और उनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया गया है r मान लो, तो उनके बीच से लगने वाली फोर्स 1 न्यूटन है। ठीक है ना? इफ डिस्टेंस मेड ऑफ हाफ, फाइंड नेट फोर्स बिटवीन देम। अगर दो मास थे, देखिए ध्यान से, अगर कोई दो मास हैं, एक m1 है और एक मास m2 है, उनके बीच की अगर डिस्टेंस r है, तो इनके बीच लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला बोलना कितना होगा? F इज इक्वल टू कितना होगा? G m1 m2 बाय r स्क्वायर। और ये फोर्स बोल रहा है किसके इक्वल है? 1 न्यूटन के इक्वल। दिस फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अब ये कहता है कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस हाफ कर दी जाए तो नई फोर्स क्या लगेगी? वो नई फोर्स मान लेता हूं F डैश, तो वो जाएगी G। मास तो वही रहे, अब डिस्टेंस कितनी हो गई? हाफ हो गई, r/2।
पहले डिस्टेंस r थी उनके बीच की, अब r/2 कर दी तो r/2 का स्क्वायर। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आई बच्चों, gm1m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक, बाई 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 4 इंटू gm1m2 बाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू तो आप जानते हो बच्चों, gm1m2 बाई आर स्क्वायर वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आई, 4 इंटू 1 मतलब 4 न्यूटन, ये आई। यही आपका आंसर था। अगर कोई दो मास हैं और उन दोनों को कुछ डिस्टेंस सेपरेट किया था, उनके बीच लगने वाली फोर्स 1 न्यूटन थी। अब हमने क्या किया बच्चों, अब हमने कहा कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम कर दी जाए, हाफ कर दी जाए, तो फोर्स की वैल्यू तो बढ़ेगी। हमने बताया हुआ, आप कितनी बढ़ के कितनी हो जाएगी नई फोर्स, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जल्दी से वीडियो को पॉज करें बच्चों और इसको नोट जरूर। क्लियर है? तो अब बच्चों हम स्टार्ट करें। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारे पास में, देखो एक तो वर्ड होता है हमारे पास में ग्रेविटेशन। क्या होता है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है ना, एंड एक होता है हमारे पास में जिसको बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। तो बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ग्रेविटी फोर्स, हमें एक बात का पता है, दो मास हैं उनके बीच में एक फोर्स लगती है जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो, ठीक। तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी भी एक फोर्स है बच्चों। ग्रेविटी क्या है हमारे पास में, जब कभी भी एक बहुत बड़ी यानी कि एक हैवी बॉडी, एक हैवी बॉडी का अट्रैक्टिव, एक हैवी बॉडी की अट्रैक्टिव फोर्स ऑन स्मॉल बॉडी, किसी छोटी बॉडी पर एक बहुत बड़ी बॉडी का जो फोर्स लगता है उसको जनरली ग्रेविटी बोल देते हैं बच्चों। जैसे कि मैं बात करता हूं कि जैसे कि हैवी बॉडी हमारे पास में एक अर्थ है और अर्थ के ऊपर जैसे कि ये मार्कर है, समझ में आ रही बात, अर्थ है और ये मार्कर है। क्या अर्थ इस मार्कर के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, क्या अर्थ इस मार्कर के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, यस, मार्कर नीचे जा रहा है ना, फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो इस फोर्स को कौन सी फोर्स बोलेंगे, इस मार्कर पर लगने वाली फोर्स को कौन सी फोर्स बोलेंगे बच्चों, ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स। हम बात कर रहे हैं अर्थ की ग्रेविटी फोर्स की। अब आप मून पे चले जाओगे तो मून भी तो आपके ऊपर एक ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ना, उस फोर्स को भी ग्रेविटी बोलते हैं। जब एक बहुत बड़ी बॉडी, एक हैवीली बॉडी जब एक स्मॉल बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, उसको बोलते हैं बच्चों ग्रेविटी फोर्स। यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाई, ऐसा बोल सकते हो कि हमारे केस में पढ़ेंगे तो वो है हमारे पास में जैसे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ए बॉडी ऑन इट्स सरफेस। मतलब हमारी जो अर्थ है, जो हमारी धरती माता है, उसके ऊपर कोई भी बॉडी, जैसे हम घूम रहे हैं जीव जंतु, तो उन सब के ऊपर क्या लगा रही है कि फोर्स लगा रही है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं हमारे पास में बच्चों, ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। दूसरा है ग्रेविटेशन बॉडी। ग्रेविटेशन क्या होता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एनी टू मासेस। कोई भी दो जनरल मास हैं उनके बीच लगने वाली फोर्स होती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटी का मतलब आप समझ के होगे, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा ये कमरे में मान लो फैन है, इस फैन के ऊपर नीचे की तरफ अर्थ क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। और इस ग्रेविटी फोर्स को, ये ग्रेविटी फोर्स जो होती है ये भी एक वेरिएबल फोर्स होती है, जो जो ऊपर जाओगे ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्यों होती चली जाएगी वो हम सारा सब कुछ देखेंगे। क्लियर है? तभी ग्रेविटी और ग्रेविटेशन का मतलब आपको समझ में आया होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का। यानी कि ग्रेविटी एक फोर्स होता है बच्चों, ग्रेविटी क्या होता है, एक फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स, उस बॉडी का मास इनटू उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन करता है, फोर्स। कौन प्रोड्यूस करता है, फोर्स। अब एक बात सुनो ध्यान से, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं बच्चों एक्सेलरेशन। यही है बस इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक फोर्स है, फोर्स की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन। अब आप सबको पता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। भाई एक्सेलरेशन वो किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से आता है। अब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाओगे, किसी बॉडी को पुल करोगे या किसी बॉडी को आप पुश करोगे, तभी तो उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू फोर्स, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन। किसी हैवी बॉडी की वजह से किसी स्मॉल बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन आता है बच्चों, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे अर्थ हमारे पास में बहुत बड़ी है और इस मार्कर के ऊपर वो एक फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसको ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। और ये ग्रेविटी फोर्स जो है, उस ग्रेविटी फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है, नीचे जाता है तो स्पीड बढ़ती चली जाती है ना, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है चल, मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? यानी कि ये क्या होता है हमारे पास में, ये होता है एक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये बोल दो, बाय ए फोर्स, और वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी। इन ए बॉडी, इन ए बॉडी, ठीक है। ऑन कोई भी एक बॉडी है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बाय ए फोर्स जिसको बोलते हैं ग्रेविटी, इन ए बॉडी, ठीक है, इज नॉन एज, उसी को क्या बोलोगे आप? इज नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बोलेंगे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बच्चों हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात ध्यान में रखो। ग्रेविटी जी से ले लिया गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू, वैसे तो एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से, किसे? ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम बच्चों स्मॉल जी से, किसे? स्मॉल जी से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों क्या होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हेडिंग डाल लें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सरफेस पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ कैलकुलेट करेंगे? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो अच्छी बात है, कैलकुलेट कर लेंगे। एक मिनट ध्यान में, कुछ चीज़ें यहाँ पर कंसीडर करते हैं, जैसे कैपिटल एम क्या मान लेते हैं? कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ बच्चों, एंड कैपिटल आर मानेंगे जैसे रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और लगभग अर्थ को हम स्पेरिकल मानेंगे। स्मॉल एम क्या मान लेते हैं? मास ऑफ ए बॉडी ऑन इट्स सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस पर कोई बॉडी है उसका मास स्मॉल एम मानेंगे। ये चीज़, कुछ चीज़ कंसीडर हम कर रहे हैं, कुछ चीज़ हम यहाँ पर ये कंसीडर कर रहे हैं बच्चों। क्लियर है? हेडिंग डालें, हेडिंग डालो जल्दी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पर अर्थ के सरफेस पर क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैलकुलेट आपको करनी है। इसमें मैंने कैपिटल एम क्या माना है? मास ऑफ अर्थ। आर क्या माना है? अर्थ की रेडियस। स्मॉल एम क्या लिया है मैंने, बताओ? उस बॉडी का मास जो अर्थ के सरफेस पर है जिसके अंदर आपने एक्सेलरेशन निकालना है। चलो देखो, एक मिनट ध्यान से देखें, ये मेरे पास में अर्थ है, मान लो ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ की जो रेडियस है ये आर है, और इस अर्थ का मास एम है बच्चों। तो इस अर्थ के सरफेस पर मान लो यहां पर एक बॉडी है, इस बॉडी का मास एम है। अच्छी एक बात और बताते हैं आपको कि अर्थ का मास कैपिटल एम है, और हम ऐसा मानते हैं कि इसका मास जो है पूरी बॉडी का वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट है। अज्यूम कर लेते हैं कि पूरी अर्थ का मास इसके सेंटर पर समाया हुआ है, यहां पर इसका मास पूरा कैपिटल एम। इसको बोलते हैं बच्चों वैसे सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास।
जैसे एक बात बताओ, इस मार्कर का कुछ मास होगा, तो यहाँ पर इसका भी एक, ये जो पूरा मास है इसका भी एक सेंटर होगा। जैसे इसको बैलेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को दिखाई दे रहा होगा आपको सही अच्छी तरीके से, ये देखिए कहीं ना कहीं तो ये मार्कर बैलेंस हो जाएगा। कुछ और ले लेते हैं समझाने के लिए, जैसे ये बुक ले लेते हैं, तो इस बुक का भी क्या मिलेगा आपको, सेंटर ऑफ मास। जैसे इस बुक को कहीं ना कहीं लेते हैं, कहीं एक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों वो पॉइंट, उस पॉइंट पर हमारी जो बुक है वो बैलेंस हो जाती है इस तरीके से, तो उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। यह बोलते हैं कि इस पूरी बुक का मास वहीं पर कंसंट्रेट है जहाँ पर ये बॉडी बैलेंस हो रही है। क्लियर है ना, इसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो अर्थ का मास, पूरा मास जो होता है वो हम, मास ऑफ अर्थ आपको पता भी होना चाहिए, मास ऑफ अर्थ जो होता है ME से लिख देते हैं इसको, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg होता है। रेडियस होती है इसकी 6400 किलोमीटर्स, ये पता होना चाहिए आपको। तो मास कहाँ पर कंसंट्रेट है, यहाँ पर, और अर्थ के सरफेस पर यह मास रखा हुआ है। तो इस मास स्मॉल m और इस कैपिटल मास में क्या एक फोर्स लग रही है, यस एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। बट हमें तो क्या निकालना कि ये जो पूरी अर्थ है, ये अर्थ इस छोटे मास के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ इसको खींच रही है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन मास m ड्यू टू अर्थ, एक फोर्स लग रही है, और वो फोर्स कितना है, g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। आप इस मास और इस अर्थ के मास के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R लेंगे, जो अर्थ की रेडियस है बच्चों। समझ आ रही है। मैंने अभी भी एक सवाल करवाया था, अगर मान लो कोई भी दो बॉडी है आपके पास में, इसका मास m1 है, इसका मास m2, इनके बीच लगने वाली फोर्स, तो हम इनके बीच की जो डिस्टेंस लेते हैं मास के, वो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, कुछ अर्थ का सेंटर और इस बॉडी का सेंटर, बॉडी छोटी सी है, इसके बीच की डिस्टेंस अर्थ की रेडियस ही हो जाती है। तो ये फोर्स हमारे पास में लगेगा, एंड दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द दिस मास। और किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है, इसके ऊपर लगने वाला, इस स्मॉल मास के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, और ये मास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पढ़ा हुआ ना आपने, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन क्या है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस ग्रेविटी फोर्स की वजह से इस मास के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन। और ये मास किसका लिया जाएगा यहाँ पर, जिसके ऊपर आप फोर्स लिख रहे हो, फोर्स किसके ऊपर निकाल रहे हो, स्मॉल। वो अलग बात है कि स्मॉल m भी अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ। जैसे कई बार क्या होता है कि हमने बोला कि ये दो फोर्स इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। जैसे मेरे ऊपर अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, मेरे को नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो मैं भी अर्थ को पुल कर रहा हूँ तो नहीं फोर्स से, बट मैं अर्थ की तरफ भागा जा रहा हूँ, अर्थ मेरी तरफ भागी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अर्थ एक बहुत हैवी बॉडी है। क्लियर है ना। तो इस स्मॉल मास के ऊपर लगने वाला, फिर से बताता हूँ, ये एक अर्थ है बच्चों, और अर्थ के सरफेस पर एक बॉडी है। जैसे कि हम अर्थ के सरफेस पर ही हैं, या नियर द सरफेस बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, तो क्या अर्थ हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रही है। इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी फोर्स। ये अर्थ जो है हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रही है, ऐसे नीचे की तरफ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एक फोर्स लगा रही है, ये लगा रही है। इसको फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ये फोर्स, और ये ग्रेविटी फोर्स कितनी है, इनके बीच लगने वाली फोर्स होगी तो G m1 m2 मतलब मास ऑफ अर्थ गुणा में इसका मास बाई r का स्क्वायर। एंड दिस फोर्स को क्या लिखा जा सकता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द मास ऑफ दिस बॉडी, एंड इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, उसको G से लिखेंगे बच्चों, स्मॉल g से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो स्मॉल g की वैल्यू आई हमारे पास में बच्चों Gm बाई आर स्क्वायर, Gm बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया, याद होना चाहिए आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के सरफेस पर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से वैल्यू होती है Gm बाई आर स्क्वायर, वैल्यू होती है Gm बाई आर स्क्वायर, वैल्यू होती है Gm बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज G? व्हाट इज G? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज दिस मास? दिस मास इज द मास ऑफ अर्थ एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि आप चांद पर जाओ, कहां पर जाओ? चांद पर। अभी देख लेते हैं एक मिनट, ये अर्थ की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की वजह से निकाली है, वो कितनी आई? G की वैल्यू हम जानते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर कितनी होती है? -11। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर
24 kg बाय आर का स्क्वायर जो है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर के क्या बना लोगे आप, मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई के उसका स्क्वायर कर दो। इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू भी आपको याद करनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर याद कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट फिर से बताता हूं। अर्थ के सरफेस पर या सरफेस के नजदीक कोई भी एक पार्टिकल, कोई पॉइंट है, कोई मास है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो अर्थ अपनी तरफ लगाती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू जी, और या फिर बोल सकते हो कि अर्थ और उस मास के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2/r²। ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटी फोर्स। बट उस ग्रेविटी फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन g होता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते थे कि F बराबर ma होता है, एक्सेलरेशन बराबर F/m होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर F बाई उसका मास हो जाएगा। मैं इस फोर्स को यहाँ किससे डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड कर दूंगा, ये फोर्स आ गया आपके पास। ऐसे अभी आप समझ सकते थे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये पता लग गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट मास। ये किसका मास होता है, उस बॉडी का जिसके ऊपर फोर्स F लग रहा है और उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेलरेशन A। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी F/m। तो ये जो पूरा फोर्स था हमारे पास में, ये जो पूरा फोर्स था बच्चों, इसको हमने डिवाइड किया। जैसे कि देखिए G इज इक्वल टू फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है Gm/m/r²। इसको हमने m से डिवाइड किया, m से m कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आई Gm/r², Gm/r²। ऐसा भी समझ सकते हो आप। तो अर्थ के सरफेस पर या सरफेस के आसपास कहीं पर भी कोई बॉडी है तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन का काम क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी को चेंज करना। वेलोसिटी को क्या करना चाहिए, इसलिए तो होता है मार्कर को छोड़ता हूँ, नीचे जाता तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। क्यों, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट है, मास ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करता है एंड उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। जैसे अभी तो हम अर्थ के सरफेस पर हैं, तो अर्थ की वजह से ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू 9.8 आई है। तो हो सकता है मून के ऊपर कुछ और आए, देखते हैं क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। मून पे ये बोलो, क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना, नोट कर लें इसको, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब मून के सरफेस पे देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं, मून के सरफेस पे। देखिए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ मून, मून के सरफेस पे चल जाते हैं। हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहीं पर भी अर्थ के सरफेस पे निकाली थी, उसकी वैल्यू आई है बच्चों Gm/r²। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ आर, Gm/r², ये वैल्यू आई हमारे पास में, क्लियर है, ओके। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून निकालूंगा तो G मास ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मून की जो रेडियस होती है बच्चों, वो 1/4 टाइम होती है रेडियस ऑफ अर्थ। ये बात याद रखें आप, ये बात याद रखें। और अप्रोक्सीमेटली जो मास होता है मून का, वो 1/100 टाइम्स मास ऑफ अर्थ होता है। सिंपली बात करें तो अर्थ की रेडियस जो है वो मून की रेडियस की 4 गुना होती है, 4 इंटू रेडियस ऑफ मून। 100 गुना मास होता है अर्थ का, मून के मास का, क्लियर। तो यहां पर देखिए, आप यहां पर रख देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून G। मास ऑफ मून कितना रख सकते हो, ये रख सकते हो, ये रख सकते हो, कितना बोलो, 1/100 इंटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस कितनी रख सकते हो, 1/4, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, इतना, इसका स्क्वायर कर दिया। तो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी G मास ऑफ अर्थ बाय RE का स्क्वायर, क्योंकि जो 100 था वो आ गया नीचे, और ये 4 का स्क्वायर 16 वो चला जाएगा ऊपर। व्हाट इज दिस, ये तो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी एट द अर्थ है, और इस वैल्यू को इससे सोल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/6, 1/6। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ। ये बात ध्यान में रखेंगे, यानी कि मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ इज इक्वल टू 1/6। क्लियर है बात? ये मेन पॉइंट है बच्चों, याद होना चाहिए आपको। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा होगी, अर्थ के सरफेस पे होगी या मून के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, है ना। अब मैं पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून, तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 9.8/6 करोगे तो वहाँ पर कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो आप निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लेनेट पे जाओगे तो निकालोगे, वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो करता है मून के, यानी कि उस प्लेनेट के मास पे और उसकी साइज पे, रेडियस पे डिपेंड करता है। मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी, रेडियस जितनी कम होगी जी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, रेडियस स्क्वायर। समझ में आ रही बात है? ठीक है ना, मास ज़्यादा होना चाहिए, इस वैल्यू पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ आई बात? पक्की बात है, समझ में आई? ये था बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। याद भी रखना, मैं कुछ समय के बाद पूछूंगा जब वेट को मैं पढ़ाऊंगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। कर लोगे? नोट कर लें इसको, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, नोट करें बच्चों, ठीक है? ओके, तो हमने आपको पढ़ाया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड एट द सरफेस ऑफ मून। मून के सरफेस पे क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मैंने आपको बताया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ मून कितना होता है, 6 से आप डिवाइड कर दो जो अर्थ के सरफेस पे उससे, तो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी। समझ में आ रही बात? बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है। अब इसका रोल तब यूज करेंगे जब हम वेट की बात करेंगे, मास के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये मैंने बताई, ठीक है ना। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ आप बता सकते हो? यस। अब आप एक बात बताता हूं आपको, अब आप निकालो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से कुछ ऊपर चले जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं बच्चों, ये अर्थ है मान लो अपनी, और अर्थ की रेडियस कितनी है r, इसका मास कितना है। अब यहाँ से कुछ हाइट ऊपर, यहाँ से कुछ हाइट 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हाइट पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर एक बॉडी है। अब इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लेंगे। क्या ये अर्थ जो है अभी भी, क्या इस मास के ऊपर एक अपनी तरफ क्या लगा रहा है, एक फोर्स, इस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स कितनी लग रही है इस मास के ऊपर? इस मास के ऊपर ग्रेविटी फोर्स कितनी लग रही है? ग्रेविटी फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है? जी मास ऑफ अर्थ m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r प्लस h का होल स्क्वायर, r स्क्वायर। अब r क्या हो जाएगी? अब इसके सरफेस पे थोड़ी हो आप, अब कुछ हाइट पर चले गए आप, तो इनके बीच की डिस्टेंस r प्लस h हो जाएगी, दोनों मास के बीच की डिस्टेंस r प्लस h। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ये होगी। क्लियर है बात? ओके, ठीक है बच्चों। तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी एच, एच हाइट पर कितनी है? जी एच, तो m इंटू में जी एच, ग्रेविटी फोर्स को ऐसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया बच्चों। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट h इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है। तो किसी भी हाइट पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना, तो आप ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे बच्चों। बट आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो जी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मास ऑफ अर्थ पुट करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। इसको क्या किया मैंने,
इसको मैंने आर अर्थ की रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, नहीं पड़ा ना। तो एट द हाइट एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम बाई आर स्क्वेयर, ये वाला आर स्क्वेयर इंटू क्या है आर स्क्वेयर बाई आर प्लस एच का स्क्वेयर। ध्यान से देखें ये आया। व्हाट इज जी एम बाई आर स्क्वेयर, व्हाट इज द जी एम बाई आर स्क्वेयर, ये है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट एच एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। के सरफेस पे अभी निकाला था ना जी एम बाई आर स्क्वेयर, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, इंटू इसका भी स्क्वेयर, इस पूरे का भी स्क्वेयर, इसको लिखा जा सकता है इंटू आर बाई आर प्लस एच का पूरे का होल स्क्वेयर। ये याद रखना आप फॉर्मूला बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच, एट ए हाइट एच, जी इंटू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वेयर, आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। ये होती है किसी भी हाइट पर जाते हो। एक बात बताइए, जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, यहाँ पर सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी, कितनी हो जाएगी, जी, क्लियर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, तो जी होती है। बट आप कुछ हाइट पर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला इस तरीके से निकालो। कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, सही है, बिल्कुल ओके, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी। और जो जो ऊपर जाओगे मैं आपको बताता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू की वैल्यू डिक्रीज होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो जी एच हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाली है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस के कंपेरिजन में कम होगी। जो जो ऊपर जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती चली जाती है, डिक्रीज। समझ में आया? नोट कर ले, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, फिर आपको समझ में आएगा। मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट ऑफ 600 किलोमीटर, ठीक है ना। मैं कहता हूं आपसे कि आप 600 किलोमीटर हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताइए कितना होता है। क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों एट ए हाइट ऑफ, at a height of h from the h is equal to कितना ले लेता हूँ मैं, चलो इसको 600 किलोमीटर ले लेते हैं। कितना, 600 किलोमीटर, ठीक है। वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी हमें पता है। h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला g इंटू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी एच हाइट पर बोलो कितनी, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने एक बात बता, आर है 6400 किलोमीटर रेडियस, उसको मीटर में बनाओ। बट ऊपर भी मीटर बनाओगे या मीटर बनाओगे एक ही बात है, बनाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। किलोमीटर में ही रहने दो आप इसको। ये वैल्यू कितनी है, 6400 किलोमीटर। ये कितनी है, 6400 किलोमीटर, प्लस में कितना है 600 किलोमीटर। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, स्क्वायर कर देंगे इसका। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट एच कितनी आई, 9.8 इंटू या आया 6400 बाई, इसको ऐड करना ज़रा कितना आया 0007, ये आया। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल करो इसको, 2 पे कैंसिल हो जाएगा ना। एच हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 इंटू 2 पे कैंसिल करोगे तो ये आएगा 32/35 इसका स्क्वायर। और इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व कर लोगे तो आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है और यूनिट क्या होती है इसकी। इसको सोल्व कर लोगे ना वैल्यू, इसकी वैल्यू 9.8 से तो कम ही आएगी। कितनी आएगी, कम। क्यों, क्योंकि 32/35 ये वैल्यू 1 से कम है, इसका स्क्वायर करोगे तो और भी कम हो जाएगी। क्लियर है बात है। तो ये वैल्यू एच हाइट पर एक्सेलरेशन, यानी कि आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू क्या होती चली जाती है, डिक्रीज बच्चों। क्लियर है, समझ आ रहा है। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक हो सकता है बच्चों आपके लिए ये, ठीक है। फिर
फिर हमें तो करना होगा। अगर आपको अच्छी फिजिक्स करनी है बच्चों तो ये चीज़ें बार बार समझनी होंगी। अगर नहीं आ रही तो बार बार वीडियो को देखो, समझने की कोशिश करो बच्चों। साफ कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब ये तो था हाइट पर। क्या अर्थ के अंदर जाएं तो क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है? यस। मैं आपको प्रूफ भी करवा सकता हूं, बट प्रूफ नहीं करवा रही 9th क्लास में, इसकी भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं आपको बता देता हूं। वैसे मैंने ये बताया आपको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये अगर अर्थ की रेडियस है मान लो r, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? g की वैल्यू होती है gm/r², gm/r², और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप कुछ हाइट पर जाओगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है हमारे पास में, उसको बोलते हैं g × r/r+h²। ओके। अब नीचे अंदर जाओगे, अर्थ के अंदर जाओगे, मान लो आप कितना गहराई नीचे चले गए, नीचे चले गए आप d डेप्थ नीचे चले गए। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की d डेप्थ नीचे वो होती है बच्चों, याद रखना, g × 1 - d/r। याद रखना 1 - d/r, 1 - d/r, ठीक है। एट हाइट h एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैंने बताई है g × r/r+h²। इस केस में भी जो h हाइट पर एक्सेलरेशन है वो कम ही है सरफेस के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं एट दी सरफेस। सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू gm/r² होती है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं एट दी डेप्थ, गहराई पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो होती है g × 1 - d/r, और ये भी वैल्यू g से कम ही होती है। यानी कि अर्थ के अंदर जाएं या ऊपर जाएं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है बच्चों। हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती चली जाती है? डिक्रीज। क्या होती चली जाती है? डिक्रीज। समझ आ रहा है? पक्की बात। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू क्या होती चली जाती है? डिक्रीज। उसके बाद जैसे एक सवाल है, मैं आपको एक बात नोट भी करवा देता हूं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। अर्थ के सेंटर पर वैल्यू 0 होती। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अर्थ के सेंटर पर, यहां से अर्थ के अंदर चले गए, आप सेंटर पर आ गए, तो सेंटर पर एक्सेलरेशन, अच्छा डी गहराई नीचे जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला 1 × g × 1 - d/r। अब कितना अंदर चले गए आप? कितना अंदर चले गए? सेंटर पर, तो g × 1 - r/r हो जाएगा। क्यों? क्योंकि d की वैल्यू जब सेंटर पर चले जाओगे तो d की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? r के। कितना गहराई नीचे चले जाओगे यार? अब r/r 1 हो गया, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 होती है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 होती है बच्चों। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। क्लियर है? समझ आ रहा है? पक्की बात। नोट करें जल्दी से इसको। हो गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अर्थ अपने पास में ये थोड़ी कि अर्थ रेस्ट पे है बच्चों, वो रिवॉल्व तो कर रही है ना। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है। अर्थ क्या कर रही है? अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है। तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लो सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हर पॉइंट पर ऐसी है? नो। मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से। अपनी जो अर्थ है, पहली बात तो स्फेरिकल नहीं है, वो ऐसी है, देखो इस शेप की है अर्थ, इस शेप की है, और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे वो रिवॉल्व कर रही है। इसको बोलते हैं पोलर एक्सिस बच्चों। कौन सी एक्सिस बोलते हैं इसको? पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस, ये पोल होते हैं इसके, पोल। ये पोल हो गया अपने पास,
और ये होती है इक्वेटर एक्सिस। ये क्या होता है अपने पास में, इक्वेटर बच्चों, ठीक है। तो यहां पर इक्वेटर पे हो गए, तो ये तो हो गई हमारे पास में इक्वेटर रेडियस, और ये कौन सी होगी बच्चों, पोलर रेडियस। और हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, जिसकी वैल्यू होती है gm/r²। अब हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। r कम होगा, g की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब ऐसा सोचो कि पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, वो कितनी हो जाएगी पोल पर, हमें पता है पोलर रेडियस जो होती है वो इक्वेटर रेडियस से कम होती है। पोलर रेडियस इक्वेटर रेडियस से कम होती है। कितनी कम होती है? क्या इक्वेटर रेडियस को मैं पोलर रेडियस के इक्वल लिख सकता हूँ? नो। कब लिख सकता हूँ? जब इधर 21 किलोमीटर ऐड कर दूंगा, यानी कि इक्वेटर रेडियस पोलर रेडियस से बच्चों 21 या 22 किलोमीटर ज़्यादा होती है इक्वेटर रेडियस। अब देखिए पोलर रेडियस कम है, लेस है, रेडियस कम है तो जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल पे ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। मतलब अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर अगर कोई लोग रहेगा, वहाँ पर उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी यहाँ पर रहने वाले के कंपेरिजन में। समझ में आई बात? क्लियर है ना? ये बात आपको बाई चांस पूछ ले तो समझ में आनी चाहिए कि आप अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे अर्थ के सरफेस पर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होती चली जाती है, इक्वेटर की तरफ आओगे तो जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। क्लियर है बच्चों? तो अब समझते हैं बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट, तो मास और वेट में डिफरेंस क्या है बच्चों, उसको समझ लेते हैं। मास और वेट, चलो बच्चों, मास और वेट। किसी भी बॉडी का मास, हमें पता हर एक बॉडी का कुछ ना कुछ मास होता है और इसको किलोग्राम में मेजर किया जा सकता है। मास किस चीज को मेजर करता है? यानी कि मास ऑफ ए बॉडी measures the number of atoms, number of atoms in a body। एक बॉडी के अंदर कितने एटम उसको मेजर करता है। और नंबर ऑफ एटम्स, अभी हमें तो पता है ना, जितने भी सब्सटेंस, जितनी बॉडी वो एटमों से मिलकर बनी होती है, और किसी बॉडी के अंदर जो एटम होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। एटम्स क्या होते हैं? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होते हैं। इसलिए बोला जा सकता है मास हमेशा एक कांस्टेंट होता है। किसी बॉडी का मास हमेशा क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट। ये बात याद रखनी है। और इसकी यूनिट यूज़ करोगे किलोग्राम, केजी में मापा जाता है। या दूसरी भाषा में अगर बात की जाए तो मास ऑफ ए बॉडी इज एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ की ये एक क्वांटिटी होती है, किसी भी पदार्थ की ये एक क्वांटिटी होती है कि किसी भी सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी है, मतलब कितना मास ज़्यादा। और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको मास बताया था, तो मास जो होता है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। इनर्शिया पढ़ाया हुआ ना मैंने, मास इनर्शिया को ही डिफाइन करता है बच्चों। मास हमेशा कांस्टेंट होता है। अर्थ के ऊपर किसी बॉडी का मास 60 kg है, मास ऑफ एनी बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 60 kg, तो मून पर भी वही होगा, किसी भी प्लेनेट कहीं पर भी जाओगे, ठीक है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि वैल्यू ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। स्पेस में कहीं पर भी जाओ, मास आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट अगर वेट की बात की जाए बच्चों, वेट क्या होता है? वेट होता है एक फोर्स। वेट क्या होता है? एक फोर्स। और वो फोर्स कौन सा? ग्रेविटी होता है ना। और इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। जैसे आपका वेट मापना, आपको डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन होगी आपकी
डायरेक्शन ऑफ वेट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। हम अर्थ के ऊपर बात चल रही है ना, अर्थ के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। रियलिटी में जो ग्रेविटी फोर्स जी अपने पास में वही वेट होता है, कुछ और नहीं होता हमारे पास में, ठीक है ना। वेट mg जिसको बोलते हैं फोर्स होता है, ये एक डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। और मास जो होता है हमारे पास में, ये बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना आप। मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और वेट कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी बच्चों, इसकी जो यूनिट यूज करेंगे वो यूनिट क्या यूज करोगे, न्यूटन। कई बार इसकी यूनिट क्या यूज़ कर लेते हैं, केजी वेट, मैंने बताया था किलोग्राम वेट, जो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये इसकी यूनिट यूज कर जाती है ना। अब आपको पता है वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम होती है जी की वैल्यू, ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू कम होती चली जाती है, अर्थ के अंदर जाओगे तो जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो आपका वेट भी तो चेंज होगा, मतलब जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट इन द स्पेस, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगी, अलग अलग प्लेनेट पर अलग अलग होगी। तो आपका वेट भी तो अलग अलग होगा, आपका वेट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ आई बात। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितनी होती है, तो आप बोलोगे 0। अब 0 इंटू आपका मास, मतलब आप मान लो अर्थ के सेंटर पर चले जाओगे तो आपका सेंटर पर कितना वेट होगा, 0। कितना होगा, 0। आपका कोई वेट नहीं होगा वहाँ पर, 0 होगा, क्योंकि आपका मास कुछ भी होगा, मान लो 5 kg है, इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, तो 0 वेट होगा। समझ में आ रही बात है। तो एक्सेलरेशन, आपका वेट की वैल्यू जो होगी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है ना। वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफर, मतलब डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस। अलग अलग जगह पर आपका वेट अलग अलग होगा, क्योंकि आपका वेट जी पर डिपेंड करता है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया था। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले बच्चों कि जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हो तो आपका वेट कम होता चला जाता है या ज़्यादा, तो आप कहोगे वेट डिक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऊपर जाती है तो डिक्रीज होती है, तो आपका वेट भी डिक्रीज होगा। अगर अर्थ के सेंटर की तरफ जा रही हो, अंदर जा रही हो अर्थ के अंदर, तो भी आपका वेट डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते अर्थ के सेंटर पर कितना हो जाएगा, 0। अर्थ के सेंटर पर कितना हो जाएगा, 0। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट, मास एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। आप और भी डिफरेंस आप बुक्स में से पढ़ सकते हो बच्चों, बट जो मेनली बात थी यही थी हमारे पास में, ठीक है। नोट कर ले इसको बच्चों, मास। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मास और वेट के ऊपर। मैं आपसे कहता हूं कि एक बॉडी है जिसका मास 60 kg है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द मास एंड वेट ऑफ दैट बॉडी एट द सरफेस ऑफ मून। क्वेश्चन ये कर लेते हैं, चलो बच्चों क्वेश्चन कर लेते हैं, सुनो ध्यान से। ए बॉडी ऑफ मास 60 kg एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 60 kg। मैं कहता हूं फाइंड वेट एंड मास ऑफ दिस बॉडी एट द मून। तो मून पर क्या आपका वेट होगा, क्या मास होगा, निकालना। पहली बात तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि मास हर जगह पर सेम होगा। तो अगर आपका मास अर्थ पर है 60 kg, तो मास आपका मून पर भी कितना होगा, 60 kg ही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक आंसर तो आपको ये मिल चुका है। मास पूछ, बात आती वेट का। वेट होता है m इंटू जी, m इंटू जी। एक बात बताओ सबसे पहले, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस बॉडी एट द अर्थ। फॉर्मूला है m इंटू जी, m है दिस, ठीक है ना।
और मैं इस सवाल में एक बात कह देता हूँ कि जी की वैल्यू 9.8 होती है, बस मैं कह रहा हूँ आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी, मान लो 9.8 नहीं, आसान पढ़ने के लिए कोई खास बात नहीं, कुछ नहीं दे रखा है तो 9.8, जी की वैल्यू ले ली मैंने 10, तो वैल्यू आई 600 न्यूटन। तो दिस इज द वेट ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मून पर वेट क्या होगा? मून पर वेट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून। और मैंने ये बताया हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज 1/6 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ, बताया था ना मैंने। तो ये हो जाएगा अपने पास में m इंटू, इसकी जगह क्या रख दोगे 1/6 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, 1/6 इंटू m इंटू में जी। मतलब मून पर जो वेट होगा आपका वो अर्थ के वेट के 1/6 मल्टीपल होगा, क्योंकि आपका 1/6 इंटू ये वैल्यू तो निकाल चुके आप, मास की वैल्यू रख दो, जी की वैल्यू रख दो, चाहे ये तो 600 आई थी, सोल्व करोगे तो कितना आएगा 100 न्यूटन आएगा। यानी कि आपका वेट अर्थ के सरफेस पर अगर 600 न्यूटन है तो मून पर कितना होगा 100 न्यूटन। क्यों? वेट चेंज हुआ, मास तो सेम रहेगा ना, वेट चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि जी की वैल्यू मून पर 1/6 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ होती है। अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू होती है उसकी 1/6 टाइम्स होती है। क्लियर है बात है? समझ आई? पक्की बात है? दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून ये वैल्यू होती है। तो ये क्वेश्चन आपका एक छोटा सा था, ठीक है, नोट कर लो बच्चों, इसको नोट कर लो, नोट करें इसको। अब अपने पास में एक टॉपिक और बच गया है बच्चों। हाँ, इसमें जो एक टॉपिक है बच्चों जिसको बोलते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट और प्रेशर, इसके लिए मैंने एक नया चैप्टर बनाया है, ठीक है ना, उसके अंदर आपको कराया जाएगा स्पेशल थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। तो नोट करें बच्चों इसको, जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। केपलर्स लॉ बच्चों 3 लॉ दिए थे, कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे। वो 3 लॉ क्या हैं देखो, ओके। तो केपलर्स ने क्या कहा था हमें? तो केपलर्स फर्स्ट लॉ, कितने लॉ हैं बताओ यहां पर? 3 लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ बिल्कुल आसान सा है मेरे प्यारे बच्चों। तो केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा था कि अब जैसे अगर पुरानी हिस्ट्री उठाएं तो पहले कहते थे जैसे कि अर्थ जो है वो रेस्ट पे है, बाकी सारे जितने प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं। बट केपलर ने हमने बताया कि बच्चों की जो सन है, हमारी पास में जो सन है वो रेस्ट पे है, बाकी सारे प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ, ठीक है ना। एक सर्कल होता है, एक एलिप्स होता है अपने पास में, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ में क्या बोला उसने कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं बच्चों इन एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। देखिए सर्कल ये होता है ना अपने पास में, आप इलिप्स का मतलब अभी 9th क्लास में समझ नहीं पाओगे, तो इसका मतलब आपको 11th क्लास में समझ में आ जाएगा। आप ऐसा सोचो, अभी इस सर्कल को थोड़ा सा पकड़ के इस तरीके से खिंचका दीजिए तो इसकी जो शेप है कुछ ऐसी हो जाएगी, यही आपके पास में इलिप्स होगा, ऐसा मान लो आप। क्लियर है ना? ये देखिए, ये इलिप्स हो गया, ठीक है ना। इसके 2 फोकस होते हैं बच्चों, एक इधर होता है, एक यहाँ पर होता है। ये बोला गया कि एक फोकस पर क्या है, हमारा सन है, क्या है, सन बच्चों, ठीक है। ये सन है एक फोकस पर, और इसके अराउंड इस इलिप्टिकल पाथ पे हमारे जो भी प्लैनेट्स हैं अलग अलग, ये इसको बोलते हैं, इसका ऑर्बिट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। इसका जो इलिप्टिकल पाथ है ये अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग, किसी का ये है फिर ये होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कोई भी प्लैनेट,
क्लियर है? इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। क्लियर है ना? तो ये हमारे पास में केपलर ने हमें एक फर्स्ट लॉ दिया, बिल्कुल आसान था। उसने कहा था, फिर से बता देते हैं आपको, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। ठीक है ना? अब इंपॉर्टेंट है हमारा सेकंड लॉ बच्चों। ठीक है ना? केपलर्स सेकंड लॉ। अब केपलर ने अपने सेकंड लॉ में क्या कहा उसको देख लेते हैं। ठीक है? केपलर ने कहा कि ठीक है, फर्स्ट लॉ में बता दिया कि प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। उसने कहा कि अपना जो ये प्लैनेट है मान लो, और ये सन है अपना, ठीक है, अच्छी बात है। ये प्लैनेट है अपने पास में P, इस सन से इस प्लैनेट को मिलाने वाली एक लाइन ये ले लेते हैं, यानी कि ए लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन। अब मान लो आपका प्लैनेट यहां पर तो रहेगा नहीं, चलेगा। अब चला जैसे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5th मंथ, मान लो 5 मंथ के बाद अपना प्लैनेट यहां पर पहुंच गया Q पॉइंट पर। तो ये जो लाइन है अपने पास में कुछ ऐसे हो गई होगी, है ना? तो बच्चों इस लाइन ने इस 5 मंथ के दौरान कुछ एरिया स्वीप किया बच्चों, ये एरिया स्वाइप किया। क्लियर है ना? दिस इज द एरिया स्वीप्स इन 5 मंथ। कुछ भी समय में ये लाइन कुछ एरिया ट्रेस करती है। अब कुछ समय के बाद देखा हमने, 7-8 महीने के बाद देखा कि अपना प्लैनेट तो अब यहां पर आ चुका है, मान लो दिस पॉइंट इज ए। फिर से एक लाइन बनाई। अब फिर से 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5th मंथ, 5th मंथ के बाद वो यहां पर आ गया B पॉइंट पर, ये लाइन। तो अब फिर से यहां पर 5 महीने के अंदर इस लाइन ने कुछ एरिया स्वाइप किया। ये पाया गया कि ये वाला एरिया अगर मैं बोल रहा हूं A1 है, और ये वाला एरिया बच्चों मैं बोल रहा हूं A2 है। क्लियर दिखाई दे रहा है? A1 है और A2 है, तो ये दोनों एरियाज इक्वल है, A1 इज इक्वल टू A2। तो ये बोला कि ए लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन sweeps equal area in equal interval of time, in equal interval of टाइम। बच्चों बराबर समय में बराबर एरिया स्वीप करती है। जैसे 5 महीने में यहाँ पर कुछ समय में यहाँ पर एरिया जो स्वीप किया, उतने ही समय में यहाँ पर भी एरिया स्वीप किया। यानी कि यहाँ पर देखा गया तो एरिया A1 इज इक्वल टू एरिया A2, एरिया A1 इज इक्वल टू एरिया A2। क्लियर है बात? एरिया A1 इज इक्वल टू A2। ठीक है ना? कोई भी प्लेनेट बन रहा है, समझ में आई बात है? ठीक है ना? मतलब मान लो यहाँ पर कुछ समय में, मान लो 5 महीने में जो एरिया यहाँ पर ट्रेस किया होगा, कुछ ना कुछ एरिया स्वीप किया होगा लाइन ने, तो 5 महीने में यहाँ पर भी उतना एरिया, ये दोनों एरिया इक्वल है, दोनों एरिया इक्वल है। ठीक है ना? तो अब एक बात सोच के देखिए ध्यान से बच्चों, हमारा जो प्लैनेट्स है यहाँ पर 5 महीने में इसने कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल करी और यहाँ पर ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लैनेट जब सन के पास होता तो उसकी रफ्तार ज़्यादा होती है, दूर होता तो कम होता है, दूर होता तो कम होता है। मीन्स प्लैनेट कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, पास आता तो रफ्तार बढ़ जाती है, दूर जाता तो कम होती है, पास आता तो रफ्तार बढ़ती जाती है, दूर जाता कम होती है, इस तरीके। क्लियर है ना? समझ में आ रही बात है? ठीक है ना? तो इस तरीके से प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये अपना केपलर का कौन सा लॉ था बच्चों? सेकंड लॉ। कौन सा लॉ था? सेकंड लॉ। अगर मैं ये कह देता एरिया A2 ज़्यादा A1 से, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या हो जाता? ज़्यादा होता। और इक्वल समय तभी तो एरिया इक्वल है। अगर एरिया A2 ज़्यादा है A1 से, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम ज़्यादा। अगर एरिया A1 ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम ज़्यादा। समझ आ रही बात? क्लियर है? जैसे एक सवाल ले लेते हैं बच्चे इस पे, देखिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, इसी में कह देता हूँ, इसी डायग्राम में, इफ जो A1 एरिया है इज इक्वल टू 2A2, A1 इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम मान लो T1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T2। अगर ये है तो फाइंड रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2।
तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगी निकाल लेंगे। अब एक बात सोचो ध्यान से, अगर एरिया इक्वल होता तो टाइम इक्वल होता ना बच्चों, यहां से यहां का टाइम इक्वल होता। अब एरिया कौन ज्यादा है, A1 ज्यादा है, वो भी A2 का डबल है। A1 ज्यादा है, एरिया ज्यादा, तो यानी कि T1 क्या होगा, इसका मतलब T1 क्या होगा, डबल हो जाएगा ना T2 का, इसका मतलब समझ में आ रही बात। ये एरिया ज़्यादा है बच्चों, डबल है, तो डबल एरिया ट्रेस किया है तो यहाँ पर टाइम भी डबल लगा हुआ, ठीक है ना। तो T1 इज इक्वल टू T2, सिंपल, क्लियर है बात। या फिर मैं कह देता कि इसमें एरिया A1 ज़्यादा है, तो बताइए एरिया A1 ज़्यादा है और A2 कम है, तो T1 लेस देन T2 होगा बच्चों। ये तो बिल्कुल आसान सा था हमारे पास में केपलर सेकंड लॉ, ठीक है। अब एक लॉ और दिया था अपने पास में बच्चों, उसको बोलते हैं, ये कौन सा लॉ है, केपलर्स थर्ड लॉ बच्चों, केपलर्स थर्ड लॉ। हमने कहा कि कोई भी प्लेनेट है, ये अपना सन है, मान लो ये अपना सन है। अभी सन के राउंड मान लो कोई प्लेनेट इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ये इसका ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में कोई भी प्लेनेट है, ये रिवॉल्व कर रहा है, प्लेनेट नंबर 1। एक प्लेनेट और है अपने पास में बच्चों, ये रहा, मान लो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है ये प्लेनेट नंबर 2। अब एक बात सोचो ध्यान से, ये प्लेनेट एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, सन के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में कुछ समय तो लगेगा ना, उसको बोल देंगे इस प्लेनेट का टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। अब एक बात और सुनो ध्यान से, मान लो अपना ये सन है और ये अपना इसका पाथ ऑर्बिटल। जब अपना प्लेनेट यहाँ पर होगा तो सन से कुछ डिस्टेंस होगी, मान लो R1। जब अपना प्लेनेट यहाँ पर आएगा तो ये डिस्टेंस होगी मान लो R2। यहाँ पर आया तो डिस्टेंस होगी R3, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से कितनी हमारे पास में ये होगी Rn। तो रियलिटी में क्या किया गया, हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सोन चलते चले गए Rn, और इसको n से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ गई अपने पास में बच्चों, एवरेज डिस्टेंस। क्या आ गई है, एवरेज डिस्टेंस आई सन से प्लेनेट की। क्लियर है ना, क्या आई, एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। तो हर किसी भी प्लेनेट की सन से जो एवरेज डिस्टेंस होगी, अब अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग होगी वो, तो उनका टाइम पीरियड भी अलग अलग होगा। अब ये कुछ समय, जैसे अर्थ कितना टाइम लगाती है अपने पास सन के अराउंड घूमने में, 365 डेज। तो केपलर्स ने कहा कि टाइम पीरियड, इसने कहा कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट, कोई प्लेनेट हो सकता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब पावर ऑफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस इसको बोल सकते हैं, जो डिस्टेंस है, ठीक है ना। मीन्स ये आया समझ में कि जो मान लो इस प्लेनेट का टाइम पीरियड है T1, कितना है, T मान लेते हैं, तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब पावर ऑफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस। दिस इज द केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स का थर्ड लॉ गया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, ये आया T2, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। अब इसी तरीके से मैं आपसे बता सकता हूँ कि कोई भी दो प्लेनेट है, मान लो पहला प्लेनेट है, उसका टाइम पीरियड मान लो T1 है, तो क्या बोला जा सकता है, T1 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 का क्यूब। इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को आप इक्वल में कन्वर्ट करोगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू आई होगी मान लो के, R1 का क्यूब। अब दूसरा प्लेनेट है, उसका टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, उसका टाइम पीरियड T2 मान लेते हैं, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी मीन रेडियस का क्यूब। यहाँ से T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, K टाइम्स R2 का क्यूब, ठीक है ना।
तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि T1 बाई T2 का स्क्वायर, दिस बाय दिस करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बटे में ये करोगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा R1 क्यूब बाय R2 का क्यूब, मतलब इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों T1 बाई T2 इज इक्वल टू आ जाएगा R1 बाई R2 की पावर 3 बाई 2, 2 को उधर ले जाओगे ना स्क्वायर को, तो स्क्वायर उठाया जाए, मतलब पावर 1 बाई 2 हो जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोई भी दो प्लेनेट है मान लो, जिनकी ऑर्बिटल रेडियस आपको दे देगा, और किसी एक प्लेनेट का क्या पूछ ले, टाइम पीरियड दे देगा, तीसरे का पूछ लेगा, दोनों की रेडियस दे देगा, ऑर्बिटल रेडियस, कोई एक टाइम पीरियड दे देगा, दूसरे का टाइम पीरियड पूछ लेगा। क्लियर है ना। तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये थे बच्चों केपलर्स के तीनों लॉ, ठीक है ना। अब हमारे पास में ग्रेविटेशन के अंदर एक पोर्शन और आता है हमारे पास में, वो होता है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो आप अब इतना पूरा लेक्चर देखने के बाद में अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस खुद सोल्व कर सकते हो बच्चों। हो सकता है आपको सॉल्यूशन की जरूरत पड़ जाए तो आप किसी भी गूगल साइट से आप देख सकते हो। बोलो क्लियर है ना, यहाँ तक अच्छा है। मैंने आज पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर आपको करवाया, आशा करते हैं अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक टॉपिक और अपने पास में थ्रस्ट एंड प्रेशर, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थ्रस्ट एंड प्रेशर के ऊपर, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।